आज हम लोग आईएससी के लिए सेकेंड बुक शुरू कर रहे हैं, जिसे हम लोग आईएससी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, जो बुक है आपका। और सीबीएसई के लिए आपका तीसरा बुक है, ये वॉल्यूम 3 पार्ट 3 है, जिसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं। दोनों वेदर इज आईएससी और सीबीएसई, दोनों में सेम चीज होगा, दोनों का मतलब ही सेम है, राइट। बट थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड दे दें कि आज जिस सिलेबस का जिस हिस्सा में हम लोग जा रहे हैं, उस हिस्सा को हम लोग आईएससी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग या तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से जान रहे हैं। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही एक ब्रांच है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी तक लास्ट क्लास तक शेड्यूल 3 जो हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे थे, वहां तक 11 से लेकर के क्लास 11 का फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट क्लास तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप में ब्रांच के अंदर आता है, जहां हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के, कंपनी का, पार्टनरशिप फर्म बोलो, उनका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस था, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते थे, सिर्फ रिकॉर्ड करते थे, और रिकॉर्ड करके उसके आधार पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब आपका वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल, आपका बैलेंस शीट, ये बनता था, रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, राइट। चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस का हो, चाहे वो कंपनी का हो, जो हम लोग लास्ट क्लास तक किए हैं। आज हम लोग जिस पार्ट ऑफ द सिलेबस में एंटर कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर में आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है, बेसिकली एक अलग ब्रांच है ये अकाउंटिंग बेसिकली जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो पॉलिसी मेकर्स है, जो कंपनी का, बिजनेस का फ्यूचर पॉलिसीज प्लान करता है, ये उनके द्वारा यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम से पता चल रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब समथिंग रिलेटेड विद मैनेजमेंट, टू मैनेज। सो दिस अकाउंटिंग इज बेसिकली फॉर those people who are into making the decisions, who are into decision making, future decision making, future plan, future policies of the company. So मैनेजमेंट करने के लिए डिसीजंस लेने के लिए आपको कुछ डेटा के जरूरत पड़ते हैं, इंफॉर्मेशंस का जरूरत पड़ता है। वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिलता है, और उस डेटा के आधार पे जो परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी का हुआ है, उसके आधार पे, उस डेटा के आधार पे फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर पॉलिसीज बनाया जाता है। तो एक चीज ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप यहां कोई भी चीज, इस चैप्टर में किसी भी चीज को आप कुछ रिकॉर्ड करने वाले नहीं हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस का हो रहा था, सारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, जो भी रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है, अब उसके आधार पे हम लोग मैनेजमेंट मतलब फ्यूचर डिसीजन के आधार पे हम लोग आ रहे हैं। सो आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है, यहाँ पे आपको कोई जर्नल, लेजर, ये सब अकाउंट्स कुछ नहीं बनाना है, ये ऑलरेडी बन चुका है। जो बना हुआ है उसी को लेना है और उसको स्टडी करना है, समझना है। सो इसको ऐसे समझो कि मैं एक कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मैंने सारा अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, प्रिपेयर करके मैंने संचिता को दे दिया। संचिता, शी इज एन एमबीए ग्रेजुएट, शी इज एमबीए इन फाइनेंस, नाउ शी is there to make the future financial policies of the company, but to make the future financial policies of the company, she needs the data from me, the
इंफॉर्मेशन, द फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट है, हम उसको वो डेटा प्रोवाइड किए, अब वो उस डेटा का इवैल्यूएशन, उसका पोस्टमार्टम करेगी, उसका निचोड़ निकालेगी और उसके आधार पे वो कंपनी का फ्यूचर फाइनेंशियल पॉलिसीज को डिजाइन करेगी. तो शी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आई एम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो यू आर इनटू अ न्यू ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग. सो टुडे यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जितना अंदर हम लोग घुसेंगे उतना आपको क्लैरिटी होते चलेगा. नाउ सेइंग दिस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका जो पहला चैप्टर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीबीएसई के लिए जो पहला चैप्टर है वो रेशियो एनालिसिस है. क्या होता है रेशियो एनालिसिस? दो टर्म है और इसका मैनेजमेंट से क्या लेना देना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या लेना देना बताते हैं. अगर आप रेशियो का मतलब देखोगे तो बोलता है रेशियो शोज हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज कंपेयर्ड टू अनदर थिंग. बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 5-6 में मैथमेटिक्स में. अगर रेशियो को हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा, सरल भाषा में डिफाइन करें तो बेसिकली रेशियो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है. So it is a relationship of one data compared to the another data. One fact compared to the another fact. So रेशियो का मतलब बेसिकली, अगर रेशियो का डेफिनेशन भी अगर आप देखोगे तो रेशियो का डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर रेशियो का डेफिनेशन डिफाइन होता है वो है रिलेशनशिप. एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं, ये एक बास्केट है, राइट? और इस बास्केट में हम कुछ फल, कुछ फ्रूट्स रखते हैं. तो से सपोज हम यहां पे 2 एप्पल रखते हैं और 4 ऑरेंजेस रखते हैं. सो इन द बास्केट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल एंड ऑरेंजेस. Now if I want to establish a relationship, मैं ऑरेंजेस मतलब इस बास्केट में जो कंपोनेंट्स है, इस बास्केट में जो आइटम्स है, अगर इनके बीच में मैं एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का सोचता हूं तो मेरे को इन्हें आपस में कंपेयर करना पड़ेगा. सो ऑरेंजेस एंड एप्पल्स. सो 4 बाई 2 मतलब ये सिंबल रेशियो का 2:1 निकल कर आया. ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एप्पल और ऑरेंज का बीच में रिलेशनशिप. मतलब ऑरेंजेस आर डबल ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट. Correct? Or the other way around, apples are half of the oranges. Another interpretation, for every 2 oranges present in the basket, for every 2 oranges present in the basket, there is 1 apple. Another interpretation, मैं हर 2 ऑरेंज खरीदने के बाद 1 एप्पल खरीदा. Now, what is happening? When this data, please ध्यान से समझना इसको, when this data was raw, I just told you that there are 2 apples and 4 oranges, right? ये एक आपको फैक्ट बताया गया, ये एक स्टेटमेंट था कि in a basket there are 2 apples and 4 oranges. But the moment you took the help of ratio and you tried to establish a relationship, right? What you did nothing, but you tried to analyze the relationship. You tried to analyze the relationship between the components or the elements of a basket. And how did you do that? You compared your apples with oranges. So this is ratio. Ratio relationship establish करता है.
और वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किसके बीच में होता है? ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश टू रिलेटेड डेटा, टू रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स या डेटा के बीच में होता है। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, in a class of 50 there are 30 boys and 20 girls. So this is a data. Now when I compare, I get a relationship established between boys and girls, that is 3:2. It means for every 3 boys admitted in a school, there were 2 girls admitted in a school. हर 3 लड़के के एडमिशन के बाद 2 लड़कियों का एडमिशन हुआ, यही हुआ। So this shows that what is the admission policy of the school, how the school is dividing the students, or how the school is mixing the students when it comes to boys and girls. Proposition स्कूल क्या रख रहा है? स्कूल रख रहा है 3:2 का, मतलब स्कूल हर 3 लड़कियों के एडमिशन, 3 लड़कों के एडमिशन के बाद 2 लड़कियों का एडमिशन ले रहा है। So this is the relationship that we are establishing. एंड दैट रिलेशनशिप जब हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन नजर आ जाता है जो हम लोग अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी बास्केट में आपको 2 एप्पल और 4 नारंगी नजर आ रहा था, कुल मिला के 6 फ्रूट्स थे वहां पे, टोटल 6 फल थे सम में। बट जैसे ही मैंने इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया तो आपको समझ में आया कि जिसने फल खरीदा उसको ऑरेंज एप्पल से डबल ज्यादा पसंद है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको निकल के बाहर आया। ये कब बाहर आया? जब आपने रेशियो के सहारा लेकर के एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, तो आपको वो इंफॉर्मेशन नजर आने लगेगा जो आप अपने इन आंखों से नहीं देख सकते। So that is what ratio means and that is what ratio does. Analysis का मतलब क्या होता है? Detail examination. This magnifying glass is symbolical to the word analysis. It is symbolizing analysis. Analysis का मतलब क्या होता है? Examination. किसी चीज को ढूंढना, डिटेल तरीका से एग्जामिन करना। क्यों एग्जामिन करना? आपका ब्लड जब आप देते हैं तो आपकी ब्लड की एग्जामिनेशन होती है। क्यों? ताकि पता चल सके कि आपका तबीयत क्यों खराब हो रहा है, आपको फीवर क्यों आ रहे हैं। So your blood का examination will reveal the reason behind that why are you falling ill or sick every time. So blood का एग्जामिनेशन का मतलब वो कारण ढूंढना ब्लड में, राइट, जिसके चलते आपकी तबीयत खराब हो रही है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास इस एनालिसिस शब्द को सिंबलाइज कर रहा है। सो व्हेन आई से एनालिसिस, इट मींस आई एम ट्राइंग टू लुक एट सम डेटा। हम वो चीज ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं जो हम अपने आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए मेरे को मैग्नीफाइंग ग्लास का जरूरत पड़ रहा है। Am I making sense? So therefore मेरे बच्चों यहाँ पे रेशियो एनालिसिस। सो एनालिसिस का मतलब होता है एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन करने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। वो मैग्नीफाइंग ग्लास है आपका रेशियो, क्योंकि रेशियो आपको वो इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए मदद करेगा जो इंफॉर्मेशन आप ऐसे ही नहीं देख पा रहे हैं। अब बिग क्वेश्चन उठता है, भैया क्या देखना है हमको यहाँ पे? हम कौन से इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं? हम कौन से इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं सर यहाँ पे? हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के, रेशियो लेकर के, हम मैग्नीफाइंग ग्लास किस पे लगाएंगे? हम मैग्नीफाइंग ग्लास किस पे लगाएंगे सर? आपने तो कह दिया कि रेशियो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास है, समझ में आ गया, लेकिन वो मैग्नीफाइंग ग्लास हम किस पे लगाएंगे और क्या ढूंढेंगे?
तो बेटा हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के, एक बिजनेस के, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। कौन लगाएगा सर ये मैग्नीफाइंग ग्लास? ये मैग्नीफाइंग ग्लास वो व्यक्ति लगाएगा जो कंपनी का मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के वो व्यक्ति ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति मैग्नीफाइंग ग्लास उसके हाथ में है जो कंपनी का फ्यूचर पॉलिसीज बनाएगा। और सर वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके क्या देखेगा? वो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करेगा जो सर फाइनेंशियल अकाउंटेंट बना के दिया है, जो कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के दे दिया, कंपनी का सीए ने बना दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बना दिया बैलेंस शीट, उसने मेरे को पूरा कंपनी का डेटा, अकाउंटिंग डेटा दे दिया। अब जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग उस डेटा को लेके बैठेंगे और हाथ में लेंगे, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, मतलब रेशियो का सहारा लेंगे और रेशियो के सहारा को लेकर के वो उसको क्या करेगा? क्योंकि जैसे एक डायग्नोस्टिक सेंटर में आपका ब्लड को एग्जामिन करने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास एज अ टूल इस्तेमाल होता है, उसी तरह एक बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए भी हमें टूल का जरूरत पड़ता है। तो इस टॉपिक में वो टूल क्या है? हमारा रेशियो, हमारा वो टूल है। क्या है? रेशियो हमारा वो टूल है, जिस टूल को लेकर के हम लोग क्या करेंगे? एनालाइज। क्या एनालिसिस करेंगे? कंपनी का फाइनेंशियल। क्यों एनालिसिस करेंगे? ताकि उससे वो इंफॉर्मेशन हम निकाल सके बाहर जो मेरे को ऐसे नहीं दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके। आपके सामने में स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट रख देंगे, आपको नेट प्रॉफिट नजर आ जाएगा, आपको एसेट लायबिलिटी मोटा मोटी सब नजर आ जाएगा। लेकिन जब आप रेशियो का सहारा लेकर के बैलेंस शीट के जो डेटा है, एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, जब इन्हें आप आपस में कंपेयर करने लगेंगे तो आपको वो सारे इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आने लगेगा जो आप ऐसे नहीं देख सकते थे। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीबीएसई का जो पार्ट 2 बुक है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुका है अब उसका एनालिसिस होगा। क्यों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये उसी का ही है, मैनेजमेंट के लिए, कंपनी का फ्यूचर पॉलिसीज के लिए। सो बोलता है रेशियो एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ गेनिंग द इनसाइट। देखो क्या बोलता है? ऑफ गेनिंग इनसाइट। इनसाइट लेना है मतलब अंदर झांक के देखना है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी बाय स्टडीइंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच एज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। जैसे मैंने बास्केट में जो फल पड़े हुए थे, मैंने थोड़ा सा फल के ऊपर में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, मतलब मैंने रेशियो का सहारा लिया, तो देखो कितना सारा इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आया। उसी तरह अभी हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के ऊपर में मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे, मतलब हमारा रेशियो। सो रेशियो और कुछ नहीं बल्कि रेशियो वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप इनसाइट लेंगे, अंदर झांकेंगे। किसका? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इससे कंपेयर करके देखो। छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कैसे रेशियो एक टूल हो सकता है। आपके पास एक फर्म बी है, उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, और एक फर्म ए है, उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। क्लियर? अगर हम आपसे पूछे कि बेटा बताओ कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें से कौन सा फर्म में इन्वेस्ट करोगे? फर्म बी। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा फर्म एफिशिएंटली काम कर रहा है, किसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है? फर्म बी। अब आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 2 इंफॉर्मेशन और था, राइट? 2 इंफॉर्मेशन और था। दूसरा इंफॉर्मेशन सेल्स 1 लाख और यहां पे
सेल्स 2 लाख। तो जमाल बताओ हमको कि फर्म ए का सेल्स 1 लाख और फर्म बी का सेल्स 2 लाख, दोनों में से कौन सा फर्म अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बी, क्योंकि बी का सेल्स ए का सेल से ज्यादा है। अब ये हमें अपने नंगो आंखों से देख लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हाथ में पड़ा हुआ था, हमने अपना नेकेड आई से देखा, मेरे को जो मोटा मोटी समझ में आया वो तो यही समझ में आया कि फर्म बी का प्रॉफिट भी ज्यादा और फर्म बी का सेल्स भी ज्यादा, तो फर्म बी तो बढ़िया है। लेकिन मेरा मन में आया कि एक काम करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास निकालते हैं अपना और मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के थोड़ा सा वो चीज देखने का कोशिश करते हैं जो हमको दिख नहीं रहा है शायद। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फर्म ए और फर्म बी, फर्म ए का जो प्रॉफिट है, फर्म ए ने जितना प्रॉफिट कमाया है वो तो प्रॉफिट किससे कमाया है? सेल्स पे कमाया है, सेल्स में तो प्रॉफिट है। तो फर्म ए का प्रॉफिट को हम फर्म ए का सेल्स से कंपेयर करेंगे और उसी तरह से फर्म बी का जो प्रॉफिट है, फर्म बी में जो सेल्स हुआ उस सेल्स के साथ हम एक रिश्ता एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो हम जब देख रहे हैं, जब हम फर्म ए का प्रॉफिट को उसका सेल्स से हम एस्टैब्लिश करेंगे एक रिश्ता, और इसके बाद अगर उसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करोगे तो ये आ रहा है 20% और ये आ रहा है 15% अगर इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो। हाँ है ना? अब जब मैंने रेशियो का सहारा लेकर के एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का सोचा तो एक तो मीम है ना, जज्बात पूरा ऐसे उलट गए, पूरा जज्बात उलट गए, जो हम फील कर रहे थे पूरा मेरा फीलिंग ही उलट गया। अभी तक मेरा जो फीलिंग था वो फीलिंग ये था कि बी बेटर है, अब तो हमको पूरा कहानी अलग दिख रहा है। कहानी ये है कि बेटा ये 1 रुपया का ये एक लाख का सेल्स में 20,000 का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब इसका प्रॉफिट कमाने का कैपेसिटी 20%, मतलब वो अगर 1 रुपया का सेल्स करेगा तो 1 रुपया का सेल्स में 20 पैसा उसका प्रॉफिट है। वेरस फर्म जो बी है उसको 2 लाख रुपया का सेल्स कर रहा है तो जाके 30,000 रुपया कमा रहा, मतलब 15%, मतलब 15 पैसा, मतलब ये 1 रुपया में 15 पैसा का मुनाफा करता है। तो उस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि जो मेरा फर्म ए है उसका प्रॉफिट कमाने का एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी, फर्म ए का ज्यादा है, 20 है। मैटर सिर्फ ये इसको अपना सेल्स बढ़ाना है। जिस दिन ये 2 लाख का सेल्स में पहुंचेगा, इसका 2 लाख का सेल्स में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा, which will be far more better than B. Now what happened? The moment I took ratio as a tool and I tried to establish a relationship to get the insight, that is what we call insight. स्टेटमेंट ऑफ पीएल मेरे हाथों में था, दोनों फर्म का मेरा पास स्टेटमेंट ऑफ पीएल था, दोनों का फर्म का प्रॉफिट हम देख लिए और सेल्स भी देख लिए। लेकिन जब हम ऐसे देखें, सेल्स 2 लाख, इसका सेल्स 1 लाख, फर्म बी टिक अच्छा है, प्रॉफिट फर्म बी 30,000, फर्म ए 20,000, फर्म बी को टिक कर दिए, दोनों पैरामीटर में फर्म बी फर्म ए से अच्छा था। लेकिन जहां हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने गए सेल्स और प्रॉफिट का, तो पूरा जज्बात उलट गया मेरा। ये होता है रेशियो का कमाल, जिसे आप नहीं देख सकते, वो रेशियो आपको दिखा देता है। इसलिए रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टूल है। रेशियो एनालिसिस हम बोल सकते हैं कि रेशियो एक ऐसा टूल है जिसके सहारे हम लोग अपना कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं ताकि हम एक प्रॉपर इंसाइट हमको मिल पाए जो हम ऐसे देख नहीं सकते हैं। Right? So we have already answered this question, what to analyze? अच्छा, what to analyze in?
अब दूसरा क्वेश्चन, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना है। सर आप तो बोल दिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करो, लेकिन भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एनालिसिस करेंगे? अरे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा है उसको एनालिसिस करोगे ना। समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया? सेल से। ये दोनों आपस में रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड? है कि नहीं रिलेटेड? है कि नहीं रिलेटेड? एकदम रिलेटेड है भैया मेरा प्रॉफिट और सेल्स, क्योंकि सेल्स में छुपा हुआ है प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? अब उसी तरह से डेटा में मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, यहां पे हो गया तुम्हारा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, और एक हो जाता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या आएगा? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। सो जब एनालिसिस करोगे तो आपको क्या एनालिसिस करना है? रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, यही तो एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब कंपेयर, किसको किससे कंपेयर। पीएल का स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेटा आपस में कंपेयर होगा, बैलेंस शीट का डेटा आपस में कंपेयर होगा, और दूसरा क्या हो सकता है? दोनों क्रॉस, मतलब बैलेंस शीट का डेटा इसके साथ कंपेयर होगा, उससे भी बहुत कोई इंफॉर्मेशन मिल सकता है। सो व्हाट आर वी गोइंग टू एनालाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वी आर गोइंग टू एनालाइज द डेटा व्हिच आर देयर, बट रैंडमली कुछ भी उठा के एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब कुछ भी उठा के एक दूसरा को कंपेयर करोगे तो सारा कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कंपेयर किया जाए, किसको किससे रिलेट किया जाए, कि हमको एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सके हम। चार बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने आपको बताया कि चाहे आप इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस करो, चाहे आप बैलेंस शीट का एनालिसिस करो या क्रॉस करो, 4 रेशियोस निकल करके आता है। एक लिक्विडिटी, देखो आपके बुक में ना इसको ऐसे भी बांटा जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल रेशियोज होगा, बैलेंस शीट रेशियोज अलग होता है, ठीक है। ये एक तरीका और है जहां पे हम लोग 4 मोटा मोटी कैटेगरी में बांटते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये आपके स्कोप के सिलेबस के हिसाब से ये 4 बड़े बड़े कैटेगरी से ग्रुप है। अब सबके अंदर में अलग अलग रेशियो है, तो आपको पहले लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक, एक एक करके हम लोग करें।